क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से नरक जैसी जेल में जाना चाहेगा? वो भी तब जब उसे पता हो कि वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत मिली है माइकल स्कोफील्ड से, जिसने एक ऐसे बैंक को लूटा जिसे वो आसानी से लूट सकता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस जेल के अंदर जा सके जहां उसके भाई को फांसी होने वाली है। लेकिन रुकिए, माइकल वहां सिर्फ अपने भाई से मिलने नहीं गया है। उसकी पूरी बॉडी पर बने इन अजीबोगरीब टैटूज के पीछे छिपा है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल का नक्शा। क्या माइकल फांसी के फंदे से पहले अपने भाई को बाहर निकाल पाएगा या फिर जेल की ये दीवारें उसकी कब्र बन जाएंगी? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रिजन ब्रेक सीजन 1, जहां हर कदम पर मौत है और हर सेकंड में एक नया मास्टर प्लान। ये वीडियो सीजन 1 का पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बॉडी पर टैटू बनवा रहा था। टैटू बनाने के बाद माइकल अपने घर जाता है। तब हम उसके घर की दीवार पर कुछ पेपर कटिंग्स और फोटोज देखते हैं, मानो वो किसी मिशन पर जा रहा हो। एक पेपर कटिंग को देखने के बाद हमें पता चलता है कि माइकल के भाई लिंकन को वाइस प्रेसिडेंट के भाई के मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है और उसे कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रोक्यूट करके मार दिया जाएगा। माइकल उन सारे पेपर कटिंग्स और फोटोज को दीवार से निकालकर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी निकालकर फेंक देता है। अगले दिन माइकल तैयार होकर एक बैंक में पहुंच गया, लेकिन वह वहां किसी काम से नहीं बल्कि रॉबरी करने गया था। वह बैंक में गन निकालकर हवा में फायरिंग करके कैशियर से पैसे मांगने लगा, लेकिन माइकल को देखकर लग रहा था कि उसे रॉबरी करके भागने की कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और माइकल को गिरफ्तार कर लिया गया। माइकल चाहता तो आराम से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम माइकल को सीधा कोर्ट में देखते हैं, जहां उसकी लॉयर वेरोनिका, जो उसके भाई लिंकन की गर्लफ्रेंड है, वो माइकल का केस लड़ रही थी। लेकिन माइकल ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद जज ने उसे 5 साल की सजा सुनाई और फिर उसी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया जहां उसका भाई लिंकन भी बंद है। अब हम उस जेल को देखते हैं। वहां सबसे पहले माइकल को बेलिक नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिला, जो बहुत ही ज्यादा करप्ट और निर्दयी किस्म का इंसान है। जेल में जाने के बाद आम कैदियों की तरह बेलिक माइकल से उसकी शारीरिक बीमारियों के बारे में पूछता है। तब हमें पता चला कि माइकल को टाइप 1 डायबिटीज है। इसके बाद माइकल को उसके सेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मुलाकात सुकर नाम के कैदी से हुई, जो उसका सेलमेट है। अगले दिन सुकर माइकल को जेल की सैर कराता है और वहां के सारे नियम कानून समझाता है। तब माइकल को पता चला कि जेल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और अब तक कोई भी कैदी वहां से भाग नहीं सका, क्योंकि वहां के गार्ड्स बहुत ज्यादा बेरहम हैं, जो गोली चलाने में जरा भी देर नहीं करते। कुछ देर बाद सुकर अपने साथियों के साथ बात करने में बिजी हो गया। तब माइकल जेल को अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है। तभी उसका ध्यान वहां की सीवर लाइन की तरफ जाता है। माइकल गटर के पास जाकर बिना किसी को पता चले एक किताब गटर के अंदर गिरा देता है। फिर माइकल सुकर से लिंकन नाम के कैदी के बारे में पूछताछ करने लगा। तब सुकर बताता है कि उसे जेल में लिंकन द सिंक नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को जान से मारा है और 1 महीने के अंदर उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मार दिया जाएगा। अब माइकल किसी तरह लिंकन से मिलने का सोच रहा था। तब सुकर बताता है कि लिंकन अपने सेल से तभी बाहर निकलता है जब जेल के वर्कशॉप में कोई काम होता है और उसे हमेशा निगरानी में रखा जाता है। सुकर यह भी बताता है कि वर्कशॉप में काम करने का और करवाने का जिम्मा जॉन अब्रुत्जी नाम के कैदी के पास है। आगे सुकर माइकल से पूछता है कि वह लिंकन से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। तब माइकल सुकर के सामने राज खोल देता है और बताता है कि लिंकन उसका भाई है। यह सुनकर सुकर भी सोच में पड़ गया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि लिंकन जब जेल में था तब माइकल उससे मिलने आता है। तब लिंकन माइकल को बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन माइकल को पता था कि सारे सबूत लिंकन के खिलाफ हैं। लिंकन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भले ही हमेशा से गलत कामों में रहा हो, लेकिन उसने कभी अपने भाई माइकल से झूठ नहीं बोला। लिंकन माइकल की कसम खाकर कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम लिंकन के बेटे एलजे को देखते हैं। वह भी अपने बाप के रास्ते पर चल रहा था। एलजे किसी के साथ ड्रग डील को अंजाम दे रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस उस पर पहले से नजर रख रही है। वो लोग एलजे को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उधर जेल में माइकल वर्कशॉप में काम करने के लिए जॉन अब्रूजी के पास जाता है, लेकिन जॉन ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि काम देने के बदले में माइकल को पैसे देने होंगे, और उसे पता था कि माइकल के पास देने के लिए कुछ नहीं है जिसके बदले जॉन उसे वर्कशॉप में काम दिला सके। तब माइकल जॉन को कागज से बनी एक डक देता है और कहता है कि आगे वह जॉन के बहुत काम आ सकता है और जॉन को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यह बोलकर माइकल वहां से चला गया। अगले सीन में हम माइकल को जेल की इन्फर्मरी में देखते हैं, जहां डॉक्टर सारा उसे इंसुलिन के शॉट्स दे रही थी क्योंकि उसे डायबिटीज है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर सारा वहां के गवर्नर की बेटी है, लेकिन वह अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करती। इसके बाद सारा जब कुछ काम के लिए इन्फर्मरी से बाहर जाती है, तब
तब माइकल कागज के डक को इन्फर्मरी में बने सीवर में डाल देता है और हम देखते हैं कि वह डक पानी में बहते हुए वहीं पहुंच गया जहां माइकल ने गटर में किताब डाली थी। मतलब माइकल सीवर लाइन के सारे रास्ते पता कर रहा था। कहानी में आगे हम वॉशिंगटन डीसी शहर को देखते हैं जहां सीक्रेट सर्विस एजेंट की बिल्डिंग है। उस ऑफिस में हम 2 एजेंट्स को देखते हैं जिनके नाम डैनी और पॉल हैं। डैनी पॉल को बताता है कि चर्च का बिशप उनकी बात नहीं मान रहा और वह लिंकन के केस की डीप स्टडी करना चाहता है जिससे उसकी मौत की सजा कैंसिल हो जाए। उनकी बातों से हमें यह भी लग रहा था कि वे लोग लिंकन को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोक्यूट करवाना चाहते हैं और इसमें पॉलिटिक्स के कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। उधर लिंकन जब जेल के चर्च में प्रे कर रहा था तभी वहां माइकल लिंकन से पहली बार मिलता है। अपने भाई को जेल में देखकर लिंकन चौंक गया। तब माइकल बताता है कि वह अपने भाई को जेल से बाहर निकालने आया है और यहाँ हमें पता चला कि माइकल रॉबरी करके बैंक से भागने की बजाय जानबूझकर अरेस्ट हुआ था। आगे माइकल जब अपने सेल में सुकर से बातचीत कर रहा था तभी उसे जेल के वार्डन हेनरी का बुलावा आता है। हेनरी को पता था कि माइकल एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इसीलिए वह माइकल को ताजमहल का एक रेप्लिका दिखाता है जो वह आने वाली एनिवर्सरी में अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता है। इसीलिए वार्डन उस रेप्लिका को पूरा करने में माइकल की मदद मांगता है और माइकल को 3 दिनों तक अपने ऑफिस में रुककर उस रेप्लिका को कंप्लीट करने के लिए कहता है। लेकिन माइकल ने कुछ देर सोचने के बाद वार्डन का काम करने से मना कर दिया। माइकल का इतना रूड बिहेवियर देखकर वार्डन उस पर गुस्सा करने लगा और उसे वहां से भगा दिया। अगले दिन वेरोनिका माइकल से मिलने आती है और बताती है कि लिंकन को जेल से भगाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वेरोनिका माइकल को जेल से छुड़ाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देने की बात कर रही थी। तब माइकल कहता है कि वह अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता और अगर वेरोनिका को सच में उसकी मदद करनी है तो वह उस इंसान का पता लगाए जो लिंकन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वेरोनिका को पता था कि सारे सबूत लिंकन के खिलाफ हैं, इसीलिए उसे लग रहा था कि लिंकन को कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। तब माइकल बताता है कि लिंकन के खिलाफ सारे सबूत बनाए गए हैं। समझाते हैं कि वह लिंकन की मौत को टालने की कोशिश न करे क्योंकि बिशप को लग रहा था कि लिंकन को फंसाया गया है, इसीलिए वह गवर्नर से बात करके लिंकन की मौत की तारीख आगे बढ़ाने का सोच रहा था। पॉल और डैनी उसे ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन बिशप उनकी बात नहीं मानता, इसीलिए पॉल और डैनी वहां से निकल गए। उधर जेल में जॉन अब्रूजी फोन पर एक आदमी से बात करता है। तब वह आदमी बताता है कि उसे किसी ने एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि फिबोनाची जिंदा है और साथ में फिबोनाची की एक फोटो भी है। ये सुनकर जॉन चौंक गया क्योंकि फिबोनाची जॉन के खिलाफ गवाही देने वाला है और अगर गवाही देने से पहले उसे खत्म नहीं किया गया तो जॉन को सारी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। जॉन अपने आदमी से उस लेटर के बारे में पूछता है। तब वह आदमी बताता है कि लेटर पर भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं है, लेकिन उसके साथ उसे कागज से बनी एक डक भी मिली है। ये सुनते ही जॉन समझ गया कि वह लेटर माइकल ने ही भेजा है, इसीलिए वह माइकल के पास जाकर फिबोनाची के बारे में पूछने लगा। तब माइकल कहता है कि वे लोग इस तरह सबके सामने इसकी बात नहीं कर सकते। इसी बात पर जॉन के आदमी माइकल को पीटने लगे। बदले में माइकल भी जॉन को एक मुक्का मार देता है और मामला काफी आगे बढ़ जाता है। इसीलिए माइकल को वार्डन हेनरी के पास पेश किया गया। हेनरी उस पर गुस्सा करता है और उसे सॉलिटरी सेल में भेजने की बात करता है। तब माइकल वहां रखे कैलेंडर की तरफ देखकर कहता है कि वह सॉलिटरी सेल में नहीं रहना चाहता और इसके बदले वह ताजमहल का रेप्लिका बनाने के लिए मान गया। अब वार्डन को भी वह रेप्लिका कंप्लीट करना था, इसीलिए वह माइकल को सजा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम बिशप को देखते हैं जो रात में अपने कमरे में सो रहा था। तभी कोई उसके कमरे में आकर उसे शूट कर देता है और बिशप मारा जाता है। अगले दिन वेरोनिका को बिशप की मौत की खबर मिली जिससे वह पूरी तरह समझ गई कि माइकल ने उसे जो बताया था वह सच है और लिंकन को सच में कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम सुकर को जेल में एक कमरे में देखते हैं जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था और गर्लफ्रेंड के वहां आते ही वह काफी खुश हो गया। भाई, ऐसी जेल में कौन नहीं रहना चाहता। खैर, कहानी में आगे हम माइकल को देखते हैं जो इंसुलिन लेने डॉक्टर सारा के पास आया था। तब सारा बताती है कि इंसुलिन लेने के बाद भी माइकल की बॉडी पर कोई असर नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हो सकता है कि माइकल को डायबिटीज न हो। तभी सारा को एक कॉल आया और वह फोन पर बिजी हो गई। तब माइकल उठकर खिड़की के बाहर देखता है और हम देख पाते हैं कि इंसुलिन लेने के बाद माइकल के हाथ कांपने लगे। मतलब सारा ने सही सोचा था, माइकल को डायबिटीज नहीं है और वह बस नाटक कर रहा है। अब उसने अपनी बीमारी के बारे में झूठ क्यों कहा, यह हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ मुलाकात के बाद सुकर को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वह सुकर के दोस्त हेक्टर के साथ वहां आई है। ये सुनकर सुकरे भड़क गया क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह सुकर को भरोसा दिलाती है कि वे दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और वह सुकरे से सच्चा प्यार करती है। कहानी में आगे हम सी नोट नाम के एक कैदी को देखते हैं जो सेटिंग करके बाहर से जेल के अंदर कुछ भी मंगवा सकता है। इसीलिए माइकल सी नोट के पास जाकर उसे ऐसी मेडिसिन लाने कहता है जिसे खाने के बाद शरीर में इंसुलिन की मात्रा कुछ घंटों के लिए बढ़ जाए, जिससे डॉक्टर सारा को उस पर शक न हो। आगे माइकल जब अपने सेल में था तब एक गार्ड उसे कार्ड लाकर देता है। दरअसल वह कार्ड जॉन अब्रूजी ने माइकल के लिए भिजवाया था। मतलब उसने माइकल को
वर्कशॉप में काम करने की परमिशन दे दी है और अब माइकल अपने भाई लिंकन से रोज मिल सकता है। अगले दिन जेल में काम करते समय माइकल लिंकन से मिलता है। तब लिंकन कहता है कि माइकल उसे बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वह उसे नहीं बचा सकता। तब माइकल अपने भाई को खुद पर भरोसा रखने के लिए कहता है। लिंकन पूछता है कि जेल से भागने के लिए उन्हें जेल के मैप की जरूरत पड़ेगी और बिना मैप के वे लोग नहीं भाग सकते। तब माइकल अपने कपड़े उतारता है और लिंकन को अपने टैटू को ध्यान से देखने के लिए कहता है, जो उसने जेल में आने से पहले ही बनवा लिए थे। लिंकन के ध्यान से देखने पर उसे टैटू में जेल का मैप बना हुआ दिखता है और इस बात से आप माइकल के IQ लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे कहानी में हम चार्ली नाम के कैदी और माइकल को बात करते हुए देखते हैं, जहां चार्ली बोर्ड गेम खेलते हुए जेल के सभी गार्ड्स और कैदियों के बारे में बताता है कि कौन कितना खतरनाक है और किसकी पहुंच कहां तक है। चार्ली सबसे पहले ब्लैक ग्रुप और व्हाइट ग्रुप को दिखाते हुए बताता है कि यहाँ हर कोई अपनी साइड चुनने वाला है और बहुत ही जल्द जेल में काफी लोगों का खून बहेगा। तब माइकल उसके पीछे का रीजन पूछता है। चार्ली बताता है कि हम बिल्लियों और कुत्तों को एक ही पिंजरे में नहीं रख सकते, क्योंकि वे चाहे कितने भी अच्छे दोस्त बन जाएं, एक साथ कभी नहीं रह सकते। और फिर हम सेल में देखते हैं कि माइकल अपने टैटू को देखने के बाद एक पेपर पर कुछ लिखने लगा। तभी सुक्रे बताता है कि टॉयलेट फ्लश नहीं हो रहा और तभी सायरन की आवाज सुनाई दी। तब सुकर को पता चला कि गार्ड सभी के सेल की तलाशी लेने वाले हैं, इसीलिए सुक्रे अपने ड्रग्स को निकालकर दूसरी जगह छुपा देता है और माइकल को टेबल की तरफ इशारा करते हुए छुपे हुए चाकू को निकालकर सेल से बाहर फेंकने के लिए कहता है। माइकल चाकू निकालकर उसे बाहर फेंकने ही वाला था, लेकिन इतने में ऑफिसर बेलिक वहां पहुंच गया और उसने माइकल के हाथ में चाकू देख लिया। बेलिक उससे चाकू के बारे में पूछने लगा। तभी वहां वार्डन हेनरी भी पहुंच गया। वार्डन के पूछने के बाद भी माइकल कुछ नहीं बताता, लेकिन जब हेनरी की नजर सुक्रे पर गई तो उसकी हालत देखकर वह समझ गया कि वह चाकू माइकल का नहीं बल्कि सुकर का है। इसीलिए वार्डन सुकरे को सजा सुनाते हुए सॉलिटरी सेल में भेज देता है। जब बेलिक सेल चेक करने के लिए कहता है तब हेनरी मना कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन बेलिक वहां से जाने से पहले माइकल से कहता है कि भले ही दिन में वार्डन का राज चलता हो, लेकिन रात में बेलिक ही वहां का बादशाह है। आगे हम देखते हैं कि माइकल चर्च में अपने भाई लिंकन से मिलता है। तब लिंकन माइकल से अगले दिन के प्लान के बारे में पूछने लगा। माइकल बताता है कि फिलहाल उसे डायबिटिक दिखने के लिए मेडिसिन की जरूरत है और उसने उसका इंतजाम भी कर लिया है। तब लिंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि माइकल को यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइकल कहता है कि उसने सारे खतरों और रास्तों को पहले ही भांप लिया है। लिंकन फिर भी उसे समझा रहा था कि भले ही उसने सारी डिटेल्स निकाल ली हों और उसे जेल का मैप भी पता हो, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन माइकल फिर भी जेल के लोगों के बारे में या उनके एक्शन के बारे में कभी प्लान नहीं कर सकता। तो माइकल उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसे जेल में किसी की परवाह नहीं और उसने इस बारे में पहले ही सोच रखा है। तब लिंकन उससे कहता है कि भले ही उसने सारी चीजें प्लान कर ली हों, लेकिन वह अभी तक अपने सेल से बाहर नहीं निकल सकता। इस पर माइकल कहता है कि वह जैसा सोच रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है और सेल से बाहर निकलने के लिए उसका प्लान तैयार है। फिर हम माइकल को जेल के पार्क में घूमते हुए देखते हैं। दरअसल उसे एक एलन बोल्ट की जरूरत है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि माइकल अपने प्लान के मुताबिक उस बोल्ट से एक चाबी बनाने वाला है। आगे माइकल उस बोल्ट को एक सिक्के की मदद से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां टी बैग पहुंच गया। वह माइकल से बात करता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन माइकल ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। तब टी बैग माइकल के हाथ से बोल्ट ले लेता है और उसे वहां से भगा देता है। न चाहते हुए भी माइकल बिना बोल्ट के वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बेलिक माइकल के सेल में जाकर छानबीन करने लगा। तब उसे एक पेपर दिखाई दिया, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं था। तब बेलिक अपना दिमाग लगाता है और उस पेपर पर पेंसिल चलाता है। तब उसे पेपर पर एलन बोल्ट लिखा हुआ मिला। बेलिक समझ गया कि माइकल जरूर जेल में कुछ बड़ा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन अब्रूजी को देखते हैं, जिससे मिलने फल्जोन नाम का एक आदमी आता है और बताता है कि फिबोनाची अब भी जिंदा है और अगर उसे जल्द से जल्द ठिकाने नहीं लगाया गया तो उसकी गवाही के बाद बहुत से लोगों को जेल जाना होगा। फाल्जोन धमकाते हुए कहता है कि अगर जॉन ने जल्द से जल्द फिबोनाची का पता नहीं लगाया तो वह उसकी फैमिली को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ बेलिक एलन बोल्ट के बारे में छानबीन करने और पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इससे रिलेटेड कुछ नहीं मिला। अब माइकल एलन बोल्ट का इस्तेमाल करके एक चाबी बनाना चाहता है, लेकिन किस चीज की चाबी, ये हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं माइकल को जब पता चला कि टी बैग अपने सेल में नहीं है, तब वह बोल्ट ढूंढने के लिए उसके सेल में चला गया। माइकल बोल्ट ढूंढ ही रहा था कि इतने में टी बैग अपने सेल में वापस आ गया और उसने माइकल को रंगे हाथों पकड़ लिया। तब माइकल खुद को बचाने के लिए कहता है कि वह टी बैग से मिलने आया था और वह उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन तभी हम सी नोट को देखते हैं, जिसे माइकल ने एक मेडिसिन लाने को कहा था। सी नोट माइकल को टी बैग से बात करते हुए देख लेता है। चूंकि टी बैग और सी नोट के बीच 36 का आंकड़ा है और दोनों ही एक दूसरे को हमेशा मारने की सोचते हैं, इसलिए माइकल को टी बैग के साथ देखकर सी नोट को गलत फहमी हो गई कि माइकल टी बैग के ग्रुप में शामिल हो गया है। उधर टी
टी बैग माइकल को बताता है कि आज रात जेल में बहुत लफड़ा होने वाला है, जिसके लिए वह माइकल को तैयार रहने कहता है। कहानी में आगे हम लिंकन के लॉयर को देखते हैं, जो वेरोनिका को सीसीटीवी फुटेज की एक वीडियो टेप देता है। वेरोनिका जब उस टेप को देखती है तब उसमें साफ नजर आ रहा था कि लिंकन ने वाइस प्रेसिडेंट के भाई, जिसका नाम स्टेडमैन है, उसे अपने हाथों से शूट करके मार दिया। इसे देखकर वेरोनिका को भी लगने लगा कि लिंकन सबसे झूठ बोल रहा है कि उसके साथ साजिश हुई है, क्योंकि वीडियो टेप में साफ दिख रहा था कि वह मर्डर लिंकन ने ही किया है। यह पता चलते ही वेरोनिका लिंकन से मिलने जेल गई और बताया कि उसे लिंकन के झूठ के बारे में पता चल गया है और बेचारे माइकल ने बेकार में ही लिंकन की बातों पर भरोसा करके अपनी जान जोखिम में डाल दी। तब लिंकन वेरोनिका को सफाई देता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल लिंकन स्टेडमैन को मारने जरूर गया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी कार का दरवाजा खोला, उसने देखा कि स्टेडमैन पहले ही कार में मरा पड़ा था, मतलब उसे पहले ही किसी ने मार दिया था। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और लिंकन बताता है कि उसने वहां किसी पर भी गोली नहीं चलाई और यह सब उसके लिए सेटअप किया गया था। लेकिन वेरोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि कोई लिंकन को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा। तब लिंकन समझाता है कि वह पूरा प्लान उसके लिए नहीं बल्कि स्टेडमैन के लिए बनाया गया था और काम होने के बाद लिंकन को मोहरा बनाया गया ताकि मर्डर के इल्जाम में वह फंस जाए। लेकिन वेरोनिका स्टेडमैन को अच्छी तरह जानती थी और उसे पता था कि उसका कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं था जो उसे जान से मार दे, मतलब वह अब भी लिंकन को ही दोषी समझ रही थी। लिंकन कहता है कि वेरोनिका को सच का पता लगाना होगा, लेकिन वह उसे ही खूनी समझकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सी नोट माइकल को बताता है कि उसने जो मेडिसिन मंगवाई थी अब वह उसके पास है, इसीलिए सी नोट माइकल को अकेले में मिलने बुलाता है। जैसे ही माइकल वहां पहुंचा, सी नोट के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। सी नोट कहता है कि उसने माइकल को टी बैग से हाथ मिलाते हुए देख लिया है और माइकल ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए अब वह मेडिसिन देने से मना कर देता है। ये वही मेडिसिन थी जिससे यह साबित हो सकता था कि माइकल को सच में डायबिटीज है। वहीं दूसरी तरफ हम सुकर को देखते हैं, जो अब भी सॉलिटरी सेल में है। उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, लेकिन जेल में होने की वजह से वह उसे कॉल करके विश नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम सुकरे की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो सुकरे के दोस्त के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। बेचारा सुकरे। खैर, अब रात होने पर पुलिस वाले सभी कैदियों के सेल खोल देते हैं और थोड़ी ही देर बाद काले और गोरों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। तभी हम टी बैग के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जो उसी एलन बोल्ट से माइकल पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे माइकल से जलन होने लगी थी। माइकल ने उसके हाथ में बोल्ट देख लिया था, इसीलिए वह खुद को बचाने के लिए वहां से भागता है। लेकिन तभी एक दूसरा कैदी आकर टी बैग के दोस्त को चाकू मार देता है और वह माइकल के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर टी बैग को लगने लगा कि माइकल ने बोल्ट के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड को जान से मार दिया है, इसीलिए वह माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पुलिस वालों ने वहां आकर टीयर गैस छोड़ दी और सबको वापस उनके सेल में डाल दिया गया। अब माइकल को वह बोल्ट मिल चुका था। माइकल बोल्ट को धीरे धीरे जमीन पर घिसना शुरू करता है, जिसकी वजह से बोल्ट का सिरा पतला हो गया। फिर माइकल उस बोल्ट के साइज को अपने टैटू पर बने साइज से मैच करता है और हमें पता चलता है कि माइकल ने उस बोल्ट से एक चाबी बनाई थी, जिससे वह अपने सेल के टॉयलेट का एक नट खोल सके। वहीं जेल के बाहर वेरोनिका लिंकन के एक साथी क्रैब से मिलने जाती है। तब उसे पता चला कि ड्रग ओवरडोज की वजह से क्रैब की मौत हो गई है, इसीलिए वह वहां से अपने ऑफिस चली गई। तभी वेरोनिका को क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसिया का कॉल आता है और वेरोनिका उसे बाहर मिलने बुलाती है। लेटिसिया से वेरोनिका को पता चला कि क्रैब की मौत ओवरडोज से नहीं हुई, बल्कि उसे मारा गया था, क्योंकि उसे पता था कि लिंकन ने स्टीडमैन को नहीं मारा है। लेकिन तभी लेटिसिया का ध्यान डैनी और पॉल पर गया, जो उन पर नजर रख रहे थे, इसीलिए वह वहां से चली गई। अब वेरोनिका को यकीन हो गया कि लिंकन सच में निर्दोष है। उधर पॉल अपनी लेडी बॉस को कॉल करके लेटिसिया और वेरोनिका की मीटिंग के बारे में बताता है। तब उसकी बॉस पॉल को अपने तरीके से केस को हैंडल करने कहती है। उधर जेल में सी नोट माइकल को उसकी मेडिसिन दे देता है। अब उसकी गलत फहमी दूर हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि माइकल ने टी बैग के दोस्त को मार दिया है। मतलब सी नोट एक गलत फहमी से निकलकर दूसरी गलत फहमी में घुस गया, इसीलिए उसे यकीन हो गया था कि माइकल टी बैग के ग्रुप में शामिल नहीं हुआ है। तभी एक गार्ड आकर माइकल को बताता है कि डॉक्टर सारा ने उसे टेस्ट के लिए बुलाया है। अब माइकल सारा के पास जाकर टेस्ट करवाता है, जिससे सारा को पता चल गया कि माइकल को सच में डायबिटीज है, क्योंकि माइकल ने वहां जाने से पहले ही वह मेडिसिन खा ली थी। अब टेस्ट होने के बाद बेलिक माइकल को अपने साथ इन्फर्मरी से बाहर लाता है और एक जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। तभी वहां जॉन अब्रूजी के आदमी आकर माइकल को अपने साथ लेकर चले गए। अब जॉन माइकल से फिबोनाची के बारे में पूछने लगा। तब माइकल बताता है कि जब तक वे दोनों जेल से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक वह जॉन को फिबोनाची के बारे में नहीं बताएगा। यह सुनकर जॉन के आदमी माइकल के पैर की एक उंगली काट देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वाले वहां पहुंच गए और माइकल की कंडीशन देखकर उसे तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया। उधर बेलिक जब जॉन से मिला, तब उनकी बातचीत से पता चला कि जॉन और बेलिक मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सारा माइकल का इलाज करते हुए उसकी उंगली के बारे में पूछने लगी, लेकिन माइकल ने उसे जॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, इसीलिए
इसलिए सारा बेलिक के पास जाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। तब बेलिक बताता है कि इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइकल की ऐसी हालत गार्डनिंग किट पर पैर रखने की वजह से हुई है। अगले दिन लिंकन को अपने भाई की हालत के बारे में पता चला तो वह गुस्से में पूरी तरह पागल हो गया, लेकिन माइकल लिंकन को शांत करते हुए बताता है कि अगर उसने जॉन को जान से मार दिया तो वे लोग जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब माइकल के प्लान के हिसाब से जॉन ही उनके बाहर निकलने की वजह बनेगा। माइकल आगे बताता है कि जॉन अब्रूजी एक चार्टर्ड प्लेन कंपनी का ऑनर है और जेल से बाहर निकलने के बाद पुलिस से बचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द कहीं दूर भागना होगा और इसके लिए जॉन की कंपनी का प्लेन उनके बहुत काम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सूकर अब सॉलिटरी सेल से बाहर आ गया था, इसीलिए वह तुरंत बिना किसी देरी के अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है। तब उसकी माँ कॉल उठाकर बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त हेक्टर के साथ कहीं घूमने गई है और अगर सूकरे उससे सच में प्यार करता है तो उसकी भलाई के लिए उसे हमेशा के लिए भूलना होगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल सूकरे को अपने प्लान में शामिल करने का सोच रहा था, लेकिन माइकल सबसे पहले सूकर को टेस्ट करना चाहता था कि वह सच में उसके भरोसे के लायक है या नहीं। तब हम माइकल के हाथ में एक नकली फोन देखते हैं। उधर टी बैग जेल के वर्कशॉप में एक आदमी से मिलता है और उससे एक धारदार हथियार लेता है ताकि वह माइकल से अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका जेल में माइकल से मिलने आई और बताया कि लिंकन को सच में फंसाया जा रहा है। तब माइकल कहता है कि लिंकन को फंसाने के लिए इस तरह का सेटअप किया गया है कि जब तक वे लोग सच्चाई का पता लगाएंगे तब तक उसके भाई को मार दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले उसे अपने भाई को जेल से भगाना होगा और बाद में उसे बेगुनाह साबित करना होगा। आगे हम लिंकन के बेटे एलजे को देखते हैं जिसे ड्रग डील करने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया था। एलजे की माँ पुलिस ऑफिसर से मिलती है। तब ऑफिसर एलजे को माइनर होने की वजह से जेल में नहीं डालती, लेकिन अब एलजे को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देनी होगी और कम से कम 1 घंटा वहाँ बैठना होगा। उधर वेरोनिका क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसिया से मिलने उसके घर गई, लेकिन लेटिसिया को लग रहा था कि वेरोनिका भी उन लोगों से मिली हुई है, इसीलिए वह वेरोनिका पर ही गन तान देती है और वहाँ से जाने कहती है। लेकिन वेरोनिका लेटिसिया को इस बात के लिए मना लेती है कि वह जब चाहे उसके ऑफिस में आकर सारी सच्चाई बता सकती है। आगे हम माइकल और सूक्रे को जेल में काम करते हुए देखते हैं। तब माइकल सूक्रे के सामने ही वही नकली सेल फोन निकालता है और एक कपड़े में लपेटकर एक बॉक्स में रख देता है। माइकल के पास फोन देखते ही सूकर चौंक गया। तब माइकल सूकर को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। उधर लिंकन ऑफिसर बेलिक को जेल में सेल फोन होने की खबर देता है और साथ में यह भी बताता है कि सूकर को उस फोन के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल यह माइकल और लिंकन का प्लान था क्योंकि उन्हें सूकर की ईमानदारी टेस्ट करनी थी। आगे बेलिक सूकर के पास जाकर कहता है कि जेल में कुछ रूल्स बदल दिए गए हैं, इसीलिए वह अब से कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से उस कमरे में नहीं मिल सकता जहां वे दोनों हमेशा मिला करते थे। ये सुनकर सूकरे परेशान हो गया। तब बेलिक कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे सेल फोन के बारे में बताना होगा कि वह कहाँ रखा है। लेकिन सूकरे सब कुछ पता होने के बाद भी बेलिक को कुछ नहीं बताता। तब बेलिक गुस्से में सूकरे को सजा के तौर पर वर्कशॉप में लेकर आता है और उसे सारा दिन कपड़े धोने का काम देता है। तब बेलिक और माइकल समझ गए कि वे लोग सूकरे पर भरोसा कर सकते हैं और उसे अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। आगे सूकर माइकल के पास जाकर सेल फोन मांगता है। तब उसे पता चला कि वह सेल फोन नकली है। इसके बाद माइकल सूकर को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन यह सुनते ही सूकर भड़क गया और कहने लगा कि वह वैसे भी 1.5 साल में जेल से रिहा होने वाला है, इसीलिए वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी सजा और बढ़ जाए। उसने चेतावनी दी कि अगर माइकल ने सेल में ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो वह वार्डन को सब बता देगा। वहीं दूसरी तरफ फाल्जोन फिर से जॉन अब्रूजी से मिलने जेल में आता है। तब जॉन माइकल के पैर की कटी हुई उंगली का जिक्र करते हुए बताता है कि वह किसी भी कीमत पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। तभी जॉन देखता है कि फाल्जोन जेल में उसके बच्चों को भी लेकर आया है। दरअसल फाल्जोन उसे यह जताना चाहता था कि अगर उसने फिबोनाची का पता नहीं लगाया तो वह उसकी फैमिली को सच में खत्म कर देगा। उधर लेटिसिया वेरोनिका के ऑफिस जाकर बताती है कि लिंकन के गिरफ्तार होने के बाद कुछ लोग उसके बॉयफ्रेंड क्रैब के घर आए थे और उन्होंने उसे $900 भी दिए थे। लेटिसिया यह भी बताती है कि इस केस में गवर्नमेंट के बहुत से लोग मिले हुए हैं। वेरोनिका लेटिसिया के बयान को नोट करना चाहती थी ताकि इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। तभी लेटिसिया कुछ देर के लिए सिगरेट पीने ऑफिस से बाहर गई। उसके बाहर निकलते ही वहाँ पॉल आया और कहने लगा कि वह लिंकन को बेगुनाह साबित करने में मदद करेगा। वह वेरोनिका से सबूत मांगने लगा, लेकिन उसकी बातों से वह समझ गई कि पॉल उसे अपनी बातों में उलझाकर सारे सबूत गायब करना चाहता है, इसीलिए वह उसे वहाँ से जाने को कहती है। पॉल के जाने के बाद वेरोनिका ने लेटिसिया को काफी ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। उधर जेल में सूकरे अपना सेल शिफ्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि वह माइकल के चक्कर में फंस सकता है। माइकल उसे काफी समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता। आगे जब माइकल मेस में खाना खाने गया तब टी बैग उसे दूर से देख रहा था। वह अपने हथियार से माइकल पर हमला करने ही वाला था कि तभी जॉन अब्रूजी उसे रोक लेता है और कहता है कि माइकल उन दोनों का दुश्मन है, इसलिए वे मिलकर उसे खत्म करेंगे। खाना खाने के बाद जब माइकल
अपने सेल की तरफ जा रहा था, तब जॉन का आदमी उसे धक्का देते हुए एक कमरे में ले गया जहां टी बैग और जॉन उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद टी बैग अपना हथियार एक तरफ रख देता है, तभी जॉन अचानक पासा पलटते हुए टी बैग को ही पीटने लगता है। इसके बाद जॉन माइकल से उसकी उंगली काटने के लिए माफी मांगता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब माइकल जॉन को अपने एस्केप प्लान के बारे में बताता है और बदले में उसका प्लेन मांगता है ताकि जेल से बाहर निकलते ही वे देश छोड़ सकें। माइकल वादा करता है कि बाहर निकलते ही वह जॉन को फिबोनाची का पता बता देगा। आगे माइकल जब अपने सेल के टॉयलेट का नट खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ बेलिक पहुँच गया। वह हेवायर नाम के कैदी को माइकल के सेल में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि हेवायर का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और उसे साइकियाट्रिक वार्ड से लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल और डैनी को देखते हैं जो अपनी कार को जंगल में एक सुनसान जगह पर पार्क करते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रिजन ब्रेक के महासंग्राम का आगाज। माइकल जेल के अंदर तो पहुंच गया है, लेकिन अब उसके सामने वो मुश्किलें खड़िडी होने वाली हैं जिनका अंदाजा उसने अपने मास्टर प्लान में भी नहीं लगाया था। एक तरफ उसका नया सेलमेट हेवायर है जो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता, तो दूसरी तरफ टी बैग और अब्रूजी जैसे खतरनाक कैदी माइकल की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। जेल के बाहर वेरोनिका को एक ऐसी सच्चाई का पता चला है जो सीधे सरकार के सबसे ऊंचे पदों तक जाती है। क्या माइकल अपनी कटी हुई उंगली और इस नए पागल सेलमेट के साथ अपना प्लान जारी रख पाएगा? क्या वो फांसी की तारीख से पहले दीवारों के उस पार जा सकेगा? कहानी अभी बस शुरू हुई है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे माइकल इस नरक से निकलने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्ट 2 में क्या माइकल का राज पकड़ा जाएगा, तो अभी के अभी कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। इस सीरीज के 5 सीजन्स हैं और हर सीजन में ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द प्रिजन ब्रेक के अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें यूनिक स्टोरी। शुक्रिया।